जब यूएस मार्केट्स 25 से 30% करेक्ट हो रहे हैं तो हमारे यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम भी सिमिलर करेक्शन देंगे। तो देखिए कैसा है कि सिमिलर करेक्शन देंगे कितना नहीं देंगे, वो मैं अभी आपको विथ डेटा कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा, प्लस ये समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों हम डायरेक्ट कोरिलेशन में नहीं बैठेंगे एंड हो सकता है कि हम जितना वो गिर रहे हैं उतना हम ना गिरें। तो वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, प्लस कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सो दैट आपको ये क्लैरिटी मिल जाए कि क्यों इंडियन इकोनॉमी थोड़ी सी बेटर कर रही है कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर आप बात करेंगे ना कि यूएस में सबसे बड़ा इंडिकेटर कौन है, डाउ जोन्स है। मतलब जैसे हमारे यहाँ निफ्टी को देखा जाता है, उनके यहाँ डाउ जोन्स को, S&P 500 को, नैस्डैक को देखा जाता है। डाउ जोन्स का हाई रफली 37,000 के पास है, अभी वो 29,000 के नीचे चल रहा है। अगर आप ऊपर से पकड़ोगे तो 25 से 26% के आसपास वो करेक्ट हो चुका है अपने टॉप से। हम आज कहाँ पे हैं? हम आज हैं 18,600 से, हमारा अभी 17,000 पे चल रहा है। अब कुछ लोग इसका मल्टीपल रीजंस देंगे कि उनके यहाँ पे नॉर्मल मार्केट नॉर्मल तरीके से चलता है, एंड हमारे यहाँ पे मार्केट में कैसा है कि हमारे यहाँ पे मार्केट कुछ स्टॉक्स पे डिपेंडेंट ज़्यादा है। सही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ कुछ स्टॉक्स का डिपेंडेंसी ज़्यादा है, HDFC, ICICI बैंक, इन्फी एंड रिलायंस, इनको ही मैनिपुलेट कर लो, 40% यही होते हैं। ठीक है, सही बात है। बट आपको कंसेप्ट ये समझना पड़ेगा कि डाउ जोन्स में हाईएस्ट वेटेज वाले स्टॉक्स आपके आईटी एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हैं, कंपेयर टू डाउ जोन्स बोल लीजिए आप, नैस्डैक, नैस्डैक तो पूरा आईटी का ही है। हमारे यहाँ पे निफ्टी में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज ज़्यादा है। अब हमारे यहाँ पे अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का कॉम्बाइंड वेटेज लेंगे तो 35-36% के प्लस में है। हमारे यहाँ आईटी का वेटेज कम है, 16-17% के आसपास होता है। रिलायंस का खुद का वेटेज 12-13% के आसपास है। तो हमारे यहाँ चूंकि सेक्टर अलग है जिसके कारण ये डिफरेंस हो रहा है, हम डायरेक्ट कोरिलेशन में उनके संग नहीं बैठते हैं। ठीक है, अब रहा कि हम डायरेक्ट कोरिलेशन में नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है, बट वो इतना गिर रहे हैं, हम कम गिर रहे हैं, तो हम गिर क्यों रहे हैं फिर? अगर डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं तो गिरना भी नहीं चाहिए। देखिए, गिरने का रीज़न क्या होता है, हमारी जो मेन कंपनीज हैं सबका रेवेन्यू वहीं से आता है। अगर आप आईटी कंपनीज की बात करो तो हमारा जो 17% निफ्टी का वेटेज है वो वहीं से आता है, राइट। अभी मैं आपको चार्ट ही पहले दिखा देता हूँ ना, सो दैट आपको कोरिलेशन समझ में आएगा। देखिए, 37,000 के आसपास इसका टॉप है, 36,800 समथिंग टॉप है इसका। वहां से गिरते गिरते ये 29,000 के नीचे आ चुका है। ये ऑलमोस्ट 26% चलता है। उसी टाइम फ्रेम में निफ्टी, हमारा निफ्टी में टॉप पहले लगा था उनके पहले, ठीक है, उनके पहले हमारा टॉप लग गया था, उनका टॉप हमारे से थोड़ा सा बाद में लगा था। वहां से हम करेक्ट कितना हुए हैं अभी तक? अभी तक हम हार्डली 10 से 11% करेक्ट हुए हैं, एंड थोड़ा सा और करेक्ट हो जाएंगे, मतलब ठीक है, क्योंकि वो और करेक्ट होंगे, हम भी थोड़ा सा और करेक्ट होंगे। बट समवेयर 16,400 16,500 के पास जाके जब वो होल्ड लेंगे तो हम भी होल्ड ले सकते हैं। तो इसका कनेक्शन कहाँ से आता है कि देखिए, इंडिया एज ए कंट्री हमेशा कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। अभी मैं आपको ये कहूँ कि हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं तो कुछ कहेंगे सर क्या बेवकूफ़ी वाला बात करते हो, हम तो नॉमिनल जीडीपी में 4th रैंक 5th रैंक पे चलते हैं। बट मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, दिस इज जीडीपी बाई पीपीपी। पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी। क्यों? क्योंकि अगर आप 100 रुपये में जो चीज़ इंडिया में खरीदते हो, 100 रुपये में वो चीज़ यूएस में नहीं खरीद सकते हो। तो जीडीपी वहाँ की बड़ी होने से क्या मतलब है, उतना ही पैसा में आप इंडिया में कितना सामान खरीद सकते हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना, सेकेंड लार्जेस्ट है यूएस, थर्ड है इंडिया। एंड इंडिया बाई फार बहुत बड़ा है कंपेयर टू इस नेक्स्ट कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो जो नेक्स्ट कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे इंडिया काफ़ी बड़ा है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम बहुत आगे हैं। ठीक है, और हमारे आसपास भी कोई नहीं बैठता है, खाली यूएस एंड चाइना हमसे आगे हैं। चाइना नंबर 1 पे आता है परचेजिंग पावर पैरिटी में। अब यही जो परचेजिंग पावर पैरिटी है ना, ये इंडिया को इतना अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है। अब ये अट्रैक्टिव कैसे बनाता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, उसके पहले मैं आपको ना, एक बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ डीलिंग विद चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। इस बुक में रे डैलियो ने ये बताया है कि कैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग एम्पायर्स चेंज होते गए एंड उसके बाद नेक्स्ट लोग लेते गए। एक समय पे डच एम्पायर सबसे बड़ा था, उसके बाद बना ब्रिटिश एम्पायर, उसके बाद आए अमेरिका का डोमिनेंस, अब चाइना रूल करता है, कहें हम जो भी कि यूएस सबसे बड़ा है एंड ऑल दैट। बट आपको जैसे मैंने परचेजिंग पावर पैरिटी में दिखाया, प्लस चाइना को ओवरलुक नहीं किया जाता कि बिकॉज उसको वर्ल्ड की फैक्ट्री माना जाता है। एंड गोइंग फॉरवर्ड 20 ईयर डाउन द लाइन इट विल बी इंडिया। तो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होते रहता है ना,
इसको आप डील कैसे करोगे ना, ये सिचुएशन को डील करने का उस वीडियो बुक में आपको समझ में आएगा, तो उस बुक को पढ़िएगा जरूर। और अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो उस बुक समरी को कुकू एफएम पे सुन लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ना आप जब सुनोगे तो इसको क्रिप्स फॉर्म में, छोटे से फॉर्म में, एंड प्लस हिंदी में आपको ये चीज़ें समझा दी जाएंगी। तो कुकू एफएम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। अगर आप कोड हमारा यूज़ करते हैं LM50 तो आपको 50% ऑफ मिलेगा इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे। कुकू एफएम पे इस तरह के हजारों ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज हैं, उसको भी आप अच्छे से सुनिए एंड आप उसको समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से इस तरह के सिचुएशंस को हम डील करते हैं। और रे टेल यू, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स में आते हैं, तो उनकी बुक्स को अगर आप सुनोगे तो आप थोड़ा सा अच्छा वो भी कर पाओगे, अपने आप को डेवलप भी कर पाओगे। तो अब देखिए, जो मैंने जैसा दिखाया आपको डेटा के हिसाब से कि हम थर्ड लार्जेस्ट हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जीडीपी में। हमारी परचेजिंग पावर दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, हमारा कंजम्पशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, हमारी इकोनॉमी जो पहले कैश ड्रिवन थी वो बैंकिंग ड्रिवन होते जा रही है। इसके कारण क्या हो रहा है ना कि हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे और लोगों से बेटर करते जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पोटेंशियल अनलॉक अब होना चालू हुआ है। पहले लोग 10 रुपए के लिए ना कैश देना प्रेफर करते थे, आज 10 रुपए के लिए लोग जीपे करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्या बात करते हो, अभी इतना डिजिटल भी हम नहीं हुए, बट हाँ ठीक है, होना चालू तो हुए हैं, फॉर्मल इकोनॉमी होना चालू तो हुई है। वही चीज है, जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होते जाएगा, एंड इसी कारण हमारे इंडेक्स में वेटेज भी बैंकिंग का ही ज्यादा है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस का। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अभी वही अंडर डेवलप्ड है। यूएस में बैंकिंग सिस्टम बहुत पहले डेवलप्ड हो चुका है, ऑल्दो यूपीआई तक जैसा कुछ वो आज तक नहीं ला पाए हैं, हम उसमें बहुत आगे हैं, लेकिन फिर भी मतलब उनके यहाँ पे अभी भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन, इनोवेशन ड्रिवन ये सब कंपनी ज्यादा अच्छा करती हैं, हमारे यहाँ वो चीज नहीं है। प्लस हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारा डेटा एक्चुअल जीडीपी में इंक्लूड होना बाकी है, क्योंकि हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है। इसीलिए क्या हो रहा है ना, इंडिया एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनते जा रहा है। तो इसीलिए क्या करके रखे हैं लोगों ने कि लोगों ने प्लान करके रखा है कि नेक्स्ट 10 साल 15 साल 20 साल उस हिसाब से हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अगर पैसा निकालते भी है ना, तो वो अपना 1-1.5% ज़्यादा नहीं निकालते हैं, बाकी सारा वो डिप्लॉय करके रखते हैं, वो वही पैसा निकाल रहे हैं जो उनका लोन फंड्स हैं। तो इसी कारण क्या हो रहा है, इंडिया का स्टॉक मार्केट हमेशा एक अच्छा लेवल पे बना रह रहा है। स्पेशली जो हमारे मेजर कंपनीज हैं, मतलब हमारे निफ्टी 500 का कंपनीज आप पकड़ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा कर रहेगी कंपेयर टू निफ्टी, मतलब बाकी नॉर्मल कोई भी स्टॉक आपने ले लिया उससे नहीं, निफ्टी 100, निफ्टी 200, इन तरह की कंपनीज को अगर आप लोगे तो ये ज़्यादा अच्छा करते रहेंगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो अपने को भी यही फोकस रखना है कि हम जब इन्वेस्टमेंट भी करें तो इसके बाहर ना करें। एडिशनली जैसा मैंने आपको दिखाया कि चूंकि हम परचेजिंग पावर पैरिटी में दिन पर दिन ग्रो करते जा रहे हैं, इंडिया कंजम्पशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, नेक्स्ट 10 ईयर 15 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। जब भी करेक्शन मिले कुछ कुछ इन्वेस्ट करते रहिए। देखिए ट्रेडिंग अलग चीज़ है, इन्वेस्टिंग अलग चीज़ है। ऐसे ट्रेडर मैं चाहता हूँ कि मार्केट गिरे, उसमें ज़्यादा पैसे बनते हैं मार्केट गिरते समय, बट एज ए इन्वेस्टर धीरे जब भी वो गिरे तो थोड़ा थोड़ा हम खरीदते जाएंगे, वो खरीद के जब हम ऊपर के लेवल में मार्केट जाएगा प्रॉफिट भी बुक करेंगे, फिर नीचे आएगा वापस खरीदेंगे। इस तरह से हम रोटेशन एंड चर्निंग करते रहेंगे, एंड यही चीज़ को धीरे धीरे हम डेवलप करेंगे। तो अपने आप को फोकस में रखना है, और इन्वेस्टिंग में मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रहता है निफ्टी 20, बैंक 20, IT 20, इंफ्रा 20, मतलब जो ETFs हैं। आप एक स्टॉक लोगे आप फंस सकते हो, आप हाँ एक स्टॉक में आपको 100% रिटर्न मिल जाएगा, इंडेक्स में आपको 100% रिटर्न नहीं मिलेगा एक साल में, स्टॉक में मिल सकता है, लेकिन अगर आपका स्टॉक गलत हो गया तो वो 100% का 50% भी हो सकता है ना, राइट। इंडेक्स में एटलीस्ट आपको पता है 15-17% रिटर्न आते रहेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो धीरे धीरे इंडेक्स इन्वेस्टिंग ही करिए। कुछ ना समझ में आए तो निफ्टी 20 खरीदिए, बैंक 20 खरीदिए, IT 20 खरीदिए, इनको खरीदते रहिए, एंड खरीद के धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट करते रहिए। उससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अच्छा वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेंगे, एंड जैसे जैसे आप वेल्थ एक्यूमुलेट करते जाएंगे आपका अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ते जाएगा। प्लस इन चीज़ों को अगर आप खरीदते हो और इसको प्लेज में अगर लगाते हो तो इसका 90% अमाउंट आपको ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी यूज़ करने मिलेगा, तो वो भी एक बेनिफिट आपको मिलेगा। क्योंकि क्या है, इन तरह के इन्वेस्टिंग में ना आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ ठीक है हम धीरे धीरे अच्छा करते जाएंगे, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी अच्छा हम करेंगे, और इन्वेस्टर्स को इंडिया पे कॉन्फिडेंस बना रहे हैं, उसी चीज़ के लिए ये वीडियो थी। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप चेक जरूर करिएगा जाने के पहले। LM50 कोड यूज़ करने से आपका 50% ऑफ हो जाएगा एनुअल सब्सक्रिप्शन पे।